अस्सलाम वालेकुम। मुझे चंद एक बार कुछ मुंसिफों को अदालत में देखने का इत्तफाक हुआ है। अदालत में उनका रवैया और तर्ज अमल देख कर बाज़-औक़ात जजों का ज़ाब्ता अखलाक महज बेफ़ायदा सी दस्तावेज़ लगता है। दुनिया टीवी के प्रोग्राम प्याम सुबह के मेज़बान अनीक अहमद कहते हैं, इज़्ज़त की सबसे घटिया किस्म वो है जो किसी के शर से महफूज रहने के लिए की जाए। इसलिए अक्सर औक़ात उनका नाम लेकर खुली तनकीद करने की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारे अक्सर रियासती ओहदेदार मेरे जैसे गरीबों की कमज़ोरी से ही इज़्ज़त कशीद करते हैं, वरना ताकत के सामने ये आम तौर पर हालत रुकू में ही रहते हैं। मैं खुद को मजबूर ही समझता रहा हूँ। फिर भी धीमे सुरों में जो कुछ हो सका टीवी पर कहा और बच बचा कर थोड़ा बहुत लिख भी दिया। कई बार ख्याल आता कि कम से कम उस शख्स पर तो मुकदमा ज़रूर चलना चाहिए जिसकी सिफारिश पर कुछ लोग वकील से हाई कोर्ट के जज, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। थोड़ी सी तहकीक की तो मालूम हुआ कि बाज़ मामलात में तो अपने वफादारों को आला ओहदों पर फाइज करने वाले कुदरत की पकड़ में आ चुके हैं और उन पर मुकदमे भी चल रहे हैं। खैर, जस्टिस साकिब निसार की मिसाल ही ले लीजिए। आज उन पर इल्ज़ाम है कि वो नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से निकालने के लिए इस्तेमाल हुए। हालांकि जस्टिस साकिब निसार को नवाज़ शरीफ ने ही अपने दूसरे दौरे हुकूमत में पहले बड़े चाव से सेक्रेटरी कानून लगाया और फिर 1 साल बाद उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज लगा दिया। उनके जज बनने की समरी बतौर वज़ीर आज़म खुद नवाज़ शरीफ ने उस वक्त के सदर जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारड़ को भेजी, जिन्होंने इस पर अपने तस्दीकी दस्तखत सब्त करके साकिब निसार को इस ओहदे के लिए मौजू करार दिया। कितनी अजीब बात है कि जब साकिब निसार सेक्रेटरी कानून थे तो इसी दौरान पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने हमला भी किया था। उनके सेक्रेटरी कानून बनने और सुप्रीम कोर्ट पर हमले में कोई ताल्लुक था या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये तो मालूम है कि उस ज़माने के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से ठनी हुई थी। इन हालात में अगर वज़ीर आज़म किसी को सेक्रेटरी कानून लगाता है तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि मामलात में उनका किरदार क्या होगा। वो यकीनन बतौर सेक्रेटरी कानून नवाज़ शरीफ की कुछ ऐसी खिदमात बजा लाए होंगे जिन पर खुश होकर उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। याद आया, फिर आप बरज़ा रग़बत जनरल परवेज़ मुशर्रफ के PCO के तहत हल्फ लेकर भी जज ही रहे। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार पर सियासी जानिबदारी का इल्ज़ाम मामूली बात नहीं। ये किसी आम अफसर की बात नहीं हो रही कि चंद दिन इस पर गुफ्तगू हो और फिर भुला दी जाए। उनके बारे में मुतय्यन तौर पर कहा गया है कि उन्होंने एक दूसरे जज को फ़ोन पर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को ज़मानत न देने का कहा। यह संगीन इल्ज़ाम पहली बार सुनते ही पाकिस्तान की बड़ी अक्सरियत को यह दुरुस्त लगा था। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये केस न उठा लेती और कुछ हक़ाइक़ सामने ना आते तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत को ये इल्ज़ाम दुरुस्त ही लगता रहता। अब उनकी आवाज़ या उन जैसी आवाज़ पर मबनी एक ऑडियो सामने आई है जिसमें वो किसी को बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को जेल भेजना है। आवाज़ उनकी है या नहीं, या उन्हीं की आवाज़ के टुकड़े जोड़कर एक ख़ास मतलब पैदा किया गया है, वो शख्स कौन है जिससे वो मुखातिब है, ये सभी सवाल हल तलब है। लेकिन ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि हम बहसीयत कौम इस काबिल भी नहीं रहे कि अपने मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस जैसी मोतबर कुर्सी पर बैठने वाले शख्स पर इस तरह के इल्ज़ाम को सुनते ही लग़व करार दे सकें। जहाँ तक साकिब निसार साहब की बार बार तरदीद है, ये उनका हक़ है। ऐन मुमकिन है कुछ लोग इस तरदीद को मान भी लें, लेकिन ये मामला सिर्फ ज़ाती तरदीद से ख़त्म होने वाला नहीं। साकिब निसार क्या कुछ करते हैं और करते रहेंगे, इससे किसी को मसला नहीं। हमारा मसला जस्टिस साकिब निसार है। वो जज की हैसियत में क्या करते रहे, ये सिर्फ माजी नहीं बल्कि हाल और मुस्तकबिल से भी जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए अब जो कोई साहिब इख्तियार ये कहता है कि इदारों पर से लोगों का एतमाद मत उठाइए, तो उसे कम अज़ कम इस मामले में तो कुछ करना चाहिए। जब मियाँ साकिब निसार की ऑडियो सामने आई तो मुझे खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर का फ़ोन आया। उनका कहना था
کہ آڈیو سن کر ان کا پہلا تاثر یہ ہے کہ اسے مخصوص معنی پہنانے کے لیے ایڈٹ کیا گیا ہے۔ ان کی یہ بات اس لیے اہم ہے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے انہی کے ادا کردہ فقرے سیاق و سباق سے ہٹا کر یوں ایڈٹ کیے گئے کہ ان سے یہ تاثر بنا کہ وہ کسی اشتہاری ایجنسی کے مالک سے رشوت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ یہ آڈیو وزیر اعظم عمران خان تک پہنچی تو انہوں نے اجمل کو عہدے سے ہٹا کر ان کی انکوائری کرائی، جس میں آڈیو اور الزام دونوں غلط ثابت ہوئے۔ میں نے ان دنوں اجمل وزیر کو بڑے قریب سے دیکھا۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے ان کے نرخرے پر چھری چلا دی ہو۔ وہ تڑپتے تھے، روتے تھے، لیکن ہر طرح اپنی صفائی دینے کے لیے تیار تھے۔ اگر ایک سیاستدان کا یہ طرز عمل ہو سکتا ہے تو پھر ایک سابق جسٹس کا رویہ بدرجہ اولا یہی ہونا چاہیے۔ اگر ان سے منسوب آڈیو جھوٹی ہے تو بہترین جواب صرف یہی ہے کہ وہ خود یہ آڈیو لے کر عدالت پہنچ جائے اور خود کو ہر طرح کی تفتیش کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کر دیں۔ ان کی آواز جعلی ہے یا انہی کے فقرے جوڑ کر کوئی خاص مطلب بنایا گیا ہے، اس کا فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیں۔ اسی طرح اور صرف اسی طرح ان کے اور عدلیہ کے دامن پر لگا داغ دھلے گا۔ اگر اس معاملے کو محض نواز شریف اور مریم نواز کی وجہ سے سیاست میں ہی رکھنا ہے تو بھی خوب۔ ہمارے بڑوں نے کون سی درخشندہ روایات ڈالی ہیں جو اب ہمارے اکابر میں سے کوئی حق و صداقت کی بات کرنے پر تل جائے گا۔ اس لیے کسی کو اپنی عزت، اپنے ادارے کی عزت یا اپنے ملک کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تو تاریخی تسلسل میں یہ بالکل درست اور معمول کا طرز عملی سمجھا جائے گا۔ ثاقب نثار پر لگے الزام کی سیاسی حیثیت تو مسلمہ ہے کہ یہ الزام اگر درست ثابت ہو جائے تو مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اس کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ایک سازش کے تحت اقتدار سے نکالا گیا۔ اپنے اس نقطۂ نظر کی تائید میں مریم نواز نے سب سے پہلے جج ارشد ملک کی ویڈیو پریس کانفرنس میں پیش کی، جس نے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا سنائی تھی۔ اس ویڈیو میں مرحوم جج صاحب اپنے بلیک میل ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد رانا محمد شمیم کا بیان حلفی آیا، جس کی سچائی کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے۔ اب ثاقب نثار کی آڈیو ہمارے سامنے ہے۔ ان میں سے صرف ایک ثبوت مریم نواز نے خود پریس کانفرنس میں پیش کیا اور باقی کے 2 صحافتی ذرائع سے سامنے آئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون ان تینوں شواہد کو اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر عدالتوں میں پیش کرے گی یا ان سے سیاسی فائدہ اٹھانا ہی مطلوب ہے؟